हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट के बारे में। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इफ़ वी मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी देन वी हैव टू नीड ए यूनिट। अगर मुझे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है तो मुझे उसके यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज वी ऑलरेडी नो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय Q इक्वल टू NU। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कंटेन करता है न्यूमेरिकल वैल्यू को और यूनिट को। जब तक यूनिट ही नहीं होगी हमारे पास तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल की बात करता हूँ आपसे, सिंपली मान लिया मैंने बोल दिया ए क्वांटिटी इज 10। सिंपली ए क्वांटिटी इज 10, मैंने क्वांटिटी बोल दी 10। अब वो 10 है कौन है? न्यूमेरिकल वैल्यू तो गिवन कर दी, वो 10 है कौन है? जब तक आप यूनिट नहीं बताओगे तब तक आप क्वांटिटी को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। सो फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी हैव टू नीड यूनिट। ओके, अभी आपके सामने देखना, मैं इसको बोल देता हूँ 10 kg। क्या बोल देता हूँ मैं इसको? 10 kg। तो आप देखोगे हम तो मास की बात कर रहे हैं। देखो जैसे ही मैंने यूनिट को डिस्क्राइब कर दिया तो मेरी फिजिकल क्वांटिटी बिल्कुल क्लियरली आपके सामने आ गई कि वो क्वांटिटी कौन है। अगर मैं लिखता 10 मीटर, 10 मीटर लिखता तो हम लेंथ की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर मैं 10 सेकंड लिख देता तो आपको पता है, आप बोलोगे सर हम तो टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, 10 एम्पियर लिख दूँ तो एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक हमें यूनिट के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम क्वांटिटी के बारे में नहीं बता सकते। एक बात तो थी ये। सेकंड, जो भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा ना वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक ये नहीं है कि हम कुछ भी उसमें यूज़ कर देंगे। जब बहुत पहले टाइम की बात अगर मैं करूँ आपसे, तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी क्योंकि उनका प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं होता था। उनका कम्युनिकेशन ही नहीं होता था आपस में। एक एरिया के पर्सन मेजरमेंट के लिए कुछ लोकल यूनिट यूज़ करते थे और अनदर एरिया के कुछ अपने एरिया के अकॉर्डिंगली लोकल जो पैटर्न होता था मेजरमेंट का वो यूज़ करते थे। जब वो कभी एक दूसरे के सामने आते थे तो बड़ी उनको प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उनका प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं था। कम्युनिकेशन किस बेस पे करेंगे? मेजरमेंट का जो पैटर्न था वो तो उनका डिफरेंट था ना। ओके, तो इसका मतलब बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी लोगों को टाइमली। लेकिन धीरे धीरे अब एक ऐसी चीज़ आ गई कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका जो भी यूनिट होगा वो यूनिक होगा। यूनिक मीन्स वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ यूज़ कर रहे हैं आप कुछ यूज़ कर रहे हो, तो वो सेम होना चाहिए सभी के लिए। मैं बताऊंगा आपको एक एक बात, हम आज ही डिस्कस करेंगे इसमें। तो यूनिट, अगर मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताना है तो उसके यूनिट के बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके, एक सिंपल से एग्जाम्पल की मैं आपको बात करता हूँ यूनिट के बारे में ही। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ में आएगा। मान लो मेरे पास एलिफेंट है और एक मान लो मेरे पास गोट है, एक हाथी है और एक बकरी है। कौन भारी है? हाथी। एलिफेंट इज हैवियर देन गोट, यू ऑल नो। देन हाउ मच? हाथी बकरी से कितना भारी है? कैसे बताओगे आप? एलिफेंट इज हैवियर देन गोट। मैं बात कर रहा हूँ मास की, मैं मास के मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ। तो फिजिकल क्वांटिटी तो हमें क्लियर हो गई भाई, हम मास के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब कैसे उसको मेजर करोगे? हाथी बकरी से कितना भारी है वो कैसे बताओगे आप? तो एक बात तो क्लियर हो गई, फिजिकल क्वांटिटी तो हमारी आ गई मास। अब मैं क्या करूँगा? अब मुझे इस मास को मेजर करना है। एक बार तो मुझे एलिफेंट के मास को मेजर करना है, एक बार मुझे गोट के मास को मेजर करना है। तब मैं उन दोनों को कंपेयर करूँगा और तब हम फाइनली बता पाएंगे कि विच वन इज मोर हैवियर, विच वन हैवियर। ओके, ठीक है। तो मुझे मास को मेजर करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं एक स्टैंडर्ड अमाउंट लेके चलूँगा।
अगर मुझे मास को मेज़र करना है ना, तो मैं मास का ही एक स्टैंडर्ड, एक फिक्स अमाउंट लेके चलूँगा। जिस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को हमें बताना है, हम उसी क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड फिक्स कांस्टेंट अमाउंट लेके चलेंगे। देखो मैंने लिखा भी हुआ है, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। अगर मुझे लेंथ को मेजर करना है तो मैं स्टैंडर्ड अमाउंट लेंथ का लेके चलूँगा। मास की बात कर रहे हैं तो मास का लेके चलेंगे। टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम का लेके चलेंगे। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी उनका हमें स्टैंडर्ड अमाउंट लेके चलना पड़ेगा, और वो जो स्टैंडर्ड अमाउंट आप लेके चलोगे वो यूनिक होना चाहिए। ये नहीं है कि वो प्लेस टू प्लेस वेरी कर जाएगा, वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। उसकी डेफिनेशन बिल्कुल एकदम से आनी चाहिए। देयर इज़ नो डाउट अबाउट देयर डेफिनेशन, वो अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मुझे मास को मेजर करना है एलिफेंट के और गोट के, तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टैंडर्ड अमाउंट ले लिया भाई, स्टैंडर्ड अमाउंट ले लिया मैंने। किसका ले लिया मैंने, मास का लूँगा ना दोस्तों, मास। तो मैंने एक स्टैंडर्ड अमाउंट ले लिया मास का, लाइक दैट। ये मैंने एक फिक्स डिफाइंड कर दिया, ये मैंने एक मास का स्टैंडर्ड अमाउंट ले लिया। अब मेरे पास ये बहुत सारे स्टैंडर्ड अमाउंट हैं क्वांटिटी वाइज, 1 2 3 4। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एलिफेंट के मास को इसके साथ मेजर किया, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, मल्टीपल करता रहा मैं बार बार इस फिक्स वैल्यू के साथ। तो मेरे पास वैल्यू आई कि जो मास है, मास ऑफ एलिफेंट इक्वल टू आ गया 200 टाइम्स द स्टैंडर्ड, जो भी मैंने लिया है स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, ये मैंने ले लिया। एलिफेंट का मास इस स्टैंडर्ड ऑफ जो मैंने मास ले रखा है उसका 200 टाइम आया, 200 गुना ज़्यादा। फिर मैंने गोट को मेजर किया, तो मास ऑफ गोट किसके इक्वल आया, इसी के साथ मैंने इसको भी मेजर किया, तो मास ऑफ गोट इक्वल टू आ गया 10 टाइम्स द स्टैंडर्ड अमाउंट। जो भी मेरा स्टैंडर्ड अमाउंट था उसका 10 टाइम आ गया। अब एक बात बताओ, इसमें तो 200 टाइम किससे, स्टैंडर्ड अमाउंट से, इसमें 10 टाइम किससे, स्टैंडर्ड अमाउंट से, तो दोनों में ये तो कॉमन हो गया ना दोस्तों। तो स्टैंडर्ड अमाउंट के रिस्पेक्ट में अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ और मैं फाइनली कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो मास ऑफ एलिफेंट था वो कितना ज़्यादा था। मास ऑफ एलिफेंट इज 20 टाइम्स किससे, 20 टाइम्स मास ऑफ गोट, यानी कि एलिफेंट इज 20 टाइम हैवियर देन गोट, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो मैंने मास का मेजरमेंट तभी किया जब मैंने इसके बारे में क्या बताया, एक स्टैंडर्ड अमाउंट बताया। अब जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करेंगे उसी क्वांटिटी का हमें एक स्टैंडर्ड अमाउंट लेके चलना पड़ेगा। मास के लिए मास, लेंथ के लिए लेंथ, टाइम के लिए टाइम। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? ठीक है, ये था मैंने यूनिट के बारे में। इसको बोलते हैं, ये जो मैंने स्टैंडर्ड लिया है ये लेंथ का भी हो सकता है। अगर आप कभी, अब आपको पता है एसआई सिस्टम में अब तो हमें बड़ा आसान है, जस्ट हमें चीज़ों को याद करना है। जब इनको बनाया गया होगा ना, सोच के देखो आप, जब इन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया है, इंटरनेशनल लेवल पे इनको एप्लीकेबल बनाया है, तो सोचो आप कितनी प्रॉब्लम हुई होगी लोगों को, और उससे पहले लोगों का कम्युनिकेशन कैसे होता होगा। आप सोच के देखो इस चीज़ को। अब तो ठीक है, फटाक से बोल देते हैं सर मास इज इन केजी, लेंथ इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकंड, है ना, फटाक से बता देते हैं ना हम, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, बढ़िया है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आती है, वाई वी नीड ऑफ मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड ऑफ मेजरमेंट। नीड ऑफ मेजरमेंट की कई बार बात आती है, नीड्स ऑफ मेजरमेंट, नीड्स ऑफ मेजरमेंट।
क्या आप विदाउट मेजरमेंट फिजिक्स में बता सकते हो किसी भी फिनोमिना को? हम किसी भी चीज़ को नहीं बता सकते। सिंपली अगर मैं बताऊं, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स एक मेजरमेंट का ब्रांच है जिसमें हमें हर कदम पे मेजरमेंट करके चलना पड़ता है। एक सिंपल सी बात बताओ आप, मान लो ये कोई ट्री है मेरे पास, ये मान लो कोई ट्री है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से मान लो कोई फ्रूट गिर गया नीचे, ये कोई फ्रूट है मान लो एच हाइट पे। सिंपल सी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल, उलझाने वाली कोई बात नहीं है। मान लो एच हाइट पे फ्रूट था, इसको यहाँ से इसको रिलीज कर दिया गया, छोड़, ये गिर गया, अब ये नीचे गिरेगा, तो यहाँ गिरेगा, क्या इसकी स्पीड होगी? नीचे गिरेगा तो उसकी स्पीड तो होगी ना दोस्तों, क्या उसकी स्पीड होगी? कितना टाइम उसको नीचे लगेगा गिरने में? उसकी स्पीड का उसके टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा? हाइट का स्पीड के साथ क्या रिलेशन होगा? टाइम का, उसके बाद स्पीड का और हाइट का क्या रिलेशन होगा? बताओ, ये सारे पैरामीटर आप कब बता पाओगे? बोलो, ये सारे पैरामीटर आप कब बताओगे? कितने टाइम में वो गिरी, बीच में यहाँ कहीं उसकी स्पीड पूछ ले तो आप तभी बता पाओगे जब तक आप इनकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, इनको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये सब हो रहा है। तो मुझे इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी की मैथमेटिकल इक्वेशंस पे जाना पड़ेगा, और वो इक्वेशन तभी आएंगी जब हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो विदाउट मेजरमेंट हम कुछ नहीं कर सकते। आपको फीवर हो गया, डॉक्टर के पास चले गए, आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, कितना टेम्परेचर आपकी बॉडी का बढ़ गया है, तो डॉक्टर भी क्या करेगा, उसको मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ करता है। तो मेजरमेंट के विदाउट तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये था दोस्तों, तो नीड ऑफ मेजरमेंट। अभी यहाँ देखो आप, जब तक स्टैंडर्ड अमाउंट ही नहीं था हमारे पास, जब तक हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ अमाउंट नहीं था, तब तक हम मास को कंपेयर ही नहीं कर सकते थे, मास को मेजर ही नहीं कर सकते थे हम। ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन लगा देते थे कि हाँ इतना हैवी होगा या इतना, ठीक है ना। लेकिन जब तक वो यूनिट डिफाइंड नहीं होगी तब तक हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बता नहीं सकते। एक छोटी सी बात आपको बताऊं मैं, जब तक इंसान के पास घड़ी नहीं थी ना, जब तक उस टाइम के मेजरमेंट का प्रॉपर उनको आइडिया नहीं था, उससे पहले इंसान केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही बता सकता था। ये जो स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये तभी बताई गई जब उसको टाइम की वैल्यू का पता लगा, टाइम उसके पास आ गया, टाइम को उसने मेजर करना सीख लिया, तब उसने स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम क्या होगी, स्पीड, वेलोसिटी बाय टाइम क्या हो गया, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होगी, वेलोसिटी। तो जब टाइम आया तब जब उसको टाइम को मेजर करना आ गया, तब उसकी लाइफ में ह्यूज चेंज आ गया, एकदम से बहुत बड़े लेवल पे चेंज आया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम तभी बता पाएंगे जब उनके बारे में हम उनको मेजर करेंगे। तो विदाउट मेजरमेंट फिजिक्स में हम कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ को मेजर करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाई गई हैं ताकि कंसेप्ट को फर्दर इजी किया जाए, शॉर्टकट बनाए गए हैं। तो वो सब मेजरमेंट के बेसिस पे ही हुआ है। द ब्रांच ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज फिजिक्स। ओके, और इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ मैं आपको? ओके, ठीक है, बात है, सही है, बिल्कुल बढ़िया है। अब मैं बात करता हूँ यूनिट। यूनिट के बारे में मैंने बता दिया, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को हम बताएंगे हम उसी क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड अमाउंट लेके चलेंगे, वो स्टैंडर्ड अमाउंट यूनिक होना चाहिए। और तो अब जो ये यूनिट है, जो मैंने अभी आपको बताया, यूनिट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। कि मैंने ये जो स्टैंडर्ड अमाउंट ले तो लिया, ये जो मैंने एक फिक्स एक स्टैंडर्ड अमाउंट हमने ले तो लिया, अब इसकी क्या क्या खूबसूरती होनी चाहिए वो हम लेके चलेंगे। पहला है, ना तो ये नाइदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज, ना तो वो इतना छोटा हो और ना इतना बड़ा हो कि उसको हमें एज्यूम करने में ही प्रॉब्लम हो। ओके, सेकंड, इट इज़ वेल डिफाइंड। कैसा होना चाहिए?
वो बिल्कुल इजीली, उसकी डेफिनेशन बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए और उसको इजीली कोई भी डिफाइंड कर सके, ऐसा वो होना चाहिए। ठीक है, इज कन्वीनियंट इन यूज, कन्वीनियंस इन यूज, उसको यूज़ करना बहुत आसान हो, कोई भी बड़ा बूढ़ा अंकल आंटी बच्चा कोई भी उसको इजीली यूज़ कर सके। ठीक है, इजीली एसेसिबल, वो इजीली एसेसिबल होना चाहिए, इसकी अवेलेबिलिटी इजी होनी चाहिए। ठीक है, वो एक्सटर्नल कंडीशन के साथ चेंज ना करे, टेम्परेचर, प्रेशर, ये नहीं कि मैंने किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए कोई यूनिट मान ली, मैंने उसको गर्मियों में मेज़र किया था मान लो, तो गर्मियों में मैंने उसको एज्यूम कर लिया, जब सर्दी आई तो वो चेंज कर गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसका मतलब वो एक्सटर्नल फैक्टर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, इनके साथ। ठीक है, हाँ, और एक सबसे मेन इसमें आती है, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, उसको ये नहीं है कि केवल हम ही यूज़ करें, उसको पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए वो। और भी बहुत सारी चीज़ आती हैं, वेल डिफाइंड होना चाहिए, कन्वीनियंट साइज में होना चाहिए। ठीक है, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए और इजीली एसेसिबल होना चाहिए। इनवेरिएबल, चलो ये तो बता ही दिया मैंने, इनवेरिएबल का मतलब वो चेंज नहीं करना चाहिए। इनवेरिएबल का मतलब होता है इफ़ वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। और कन्वीनियंस इन यूज़ होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, इस स्टैंडर्ड अमाउंट की जो हमें लेके चल रहे हैं। क्लियर है? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें। अब मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 3 थी, मैंने आपको बताया था। फंडामेंटल, जिनको बेसिक भी बोलते हैं, बोलो। ठीक है, तो अब यूनिट भी हमारी क्या होंगी, यूनिट भी हमारी 3 ही टाइप की होंगी, 3 ही टाइप की यूनिट होंगी। सबसे पहली आती है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। सेकंड आएगी डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। और थर्ड आएगी सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट ये आ जाएगी। सर फंडामेंटल यूनिट कौन सी होंगी? अब एक बात बताओ आप, फंडामेंटल जो क्वांटिटी थी ना, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 7। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जो स्टैंडर्ड अमाउंट लिए हैं ना, जो यूनिट लिए हैं ना, वो यूनिट क्या बोले जाएंगे? फंडामेंटल यूनिट। ठीक है ना, वो यूनिट जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को बताएंगे उनको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। और जो सप्लीमेंट्री, ये तो 2 होती है, मैंने आपको बताया था। जैसे इसमें अगर मैं बात करता हूँ, देखते हैं एक बार, इसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ एसआई सिस्टम के हिसाब से, ठीक है ना, चलो मैं इनके बारे में बताऊँगा आपको। तो फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, तो एक्चुअली फंडामेंटल और डिराइव्ड का जो सेट होगा ना, कंप्लीट सेट, द कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को किन की हेल्प से बताया जाता है? सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। तो वही बात फिर आ गई, तो डिराइव्ड यूनिट को कैसे बताओगे आप? डिराइव्ड यूनिट को कैसे बताओगे आप? विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, ओके, बाय यूजिंग द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम, ओके। द कंप्लीट सेट ऑफ
द कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। द कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। ये तो अलग होती हैं दोस्तों, ये फिक्स है, ये अलग है, इनको बताऊंगा मैं आपको। शुरू में तो ये दो ही थी, ये तो बहुत बाद में आई है, ये बाद में आई है। एक एक बात बता के चलूँगा, चिंता मत करो आप इसमें। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट बेसिकली होते हैं 3। सबसे पहला बनाया था FPS। FPS ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है, अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था। सेकंड आता है CGS, और उसके बाद आएगा MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, और सबसे लास्ट में आता है SI सिस्टम। हम इसके द्वारा बंधे हुए हैं आज के दिन, ठीक है। और ख़ासकर IIT JEE के अंदर JEE इस सिस्टम के साथ डील करती है। अपने जो भी न्यूमेरिकल कंसेप्ट वो यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो आते हैं वो सारे के सारे SI को डील करती है। हाँ, नीट में दोनों आ सकते हैं। कौन कौन से? CGS भी और MKS भी, ये तो है ही। तो उसमें थोड़ा सा और वेरिएशन हो जाता है बच्चों को यूनिट को लेके, ठीक है। अब जो FPS है बेसिकली, जो इसमें जो 7 यूनिट होती है ना, 7 मैंने बताया था आपको। इनमें से जो स्टार्टिंग की जो 3 है ना, कौन कौन सी? लेंथ, मास और टाइम। इन तीनों को बोलते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। वैसे तो 7 को बोलते हैं, लेकिन शुरुआत में इन 3 का ही सबसे मेन था, लेंथ, मास, टाइम। तो ये इन्हीं को बताने के लिए बनाए गए हैं सबसे मेन। तो अगर ये फुट, इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। फुट किसके लिए था यहाँ पे? ये था लेंथ के लिए। पाउंड ये मास के लिए दोस्तों, और सेकंड आपको पता है किसके लिए है? टाइम के लिए, ठीक है ना। और ये है ना ब्रिटेन में, या जो ये ब्रिटिश सिस्टम है, ये आज भी उधर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसी बात नहीं है कि पॉपुलर नहीं है, उधर लेंथ वगैरह को, मास वगैरह को उधर ही उसी में मेजर करते हैं ज़्यादातर वो। उसके बाद आया CGS, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर किसके लिए दोस्तों? लेंथ के लिए। ग्राम किसके लिए दोस्तों? मास के लिए। और सेकंड किसके लिए दोस्तों? टाइम के लिए। लेकिन ये दोस्तों इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि सेंटीमीटर लेंथ की बहुत छोटी वैल्यू होती है। अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को अगर मेजर करना पड़ जाए, या बहुत हैवी मास को मेजर करना पड़ जाए, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी ये। ओके, उसके बाद आ गई MKS। इसने क्या बता दिया? इसने बता दिया मीटर, किलोग्राम और सेकंड। अब ये किसके लिए है? ये लेंथ के लिए, ये मास के लिए, और ये टाइम के लिए। ये बड़ी कन्वीनियंट हुई दोस्तों, बड़ी प्रॉपर थी, बहुत बढ़िया। इसी को पढ़ते रहे MKS सिस्टम। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? अब MKS सिस्टम तो केवल 3 ही फिजिकल क्वांटिटी को बता सकता था, जिनको हम बेसिक बोलते हैं। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल है ना, वो तो 4 और थी, 4 क्वांटिटी और थी, और 2 ये सप्लीमेंट्री थी। यानी कि 4 और 2 6, तो 6 फिजिकल क्वांटिटी और बच गई। तो उसके लिए फिर एक नई यूनिट का जन्म हुआ, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट। इसने क्या किया? इसने इसको गोद ले लिया। मतलब जो ये MKS जिनको बताता था, SI ने इनको भी बताया, और जो 6 फिजिकल क्वांटिटी जो अनडिफाइंड थी, उनकी भी यूनिट को SI ने बताया। तो SI ने क्या किया? फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी थी उनकी यूनिट बताई, सप्लीमेंट्री की भी यूनिट बताई, और इनफैक्ट उनको सिंबल भी दिया। SI ने ही उनकी यूनिट को डिस्क्राइब किया, और उनको एक प्रॉपर एक सिंबल प्रोवाइड किया गया। तो अब हम जो डील करते हैं वो SI सिस्टम को लेके चलेंगे। इट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये आ जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट के बारे में। SI सिस्टम ने क्या डील किया।
एसआई सिस्टम ने क्या बताया, फंडामेंटल यूनिट। अब आपको पता है जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, ओके, थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब एसआई ने क्या किया, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसका अगर मैं पूरा नाम बताऊं आपको, इसको बोलते हैं सिस्टमे इंटरनेशनली डी यूनिट्स। which is फ्रेंच इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ, विच इज, ये जो लिखा है ना मैंने, सिस्टम है इंटरनेशनल डे यूनिट्स, ये फ्रेंच इक्विवेलेंट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बराबर है। फ्रेंच इक्विवेलेंट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बराबर है। तो ऐसा इतना ज़्यादा मत पढ़ो, आप सिर्फ याद करो, क्योंकि हमें तो कंसेप्ट को क्लियर करना है दोस्तों, ठीक है। तो एसआई ने क्या किया, लेंथ को मेजर कर दिया मीटर में, और इसका सिंबल दे दिया उसने एम, स्मॉल एम। मास को मेजर कर दिया उसने किलोग्राम में, और सिंबल दे दिया इसका केजी। टाइम को मेजर कर दिया सेकंड में, और सिंबल दे दिया स्मॉल एस या एस। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर दिया एम्पियर, और सिंबल दे दिया कैपिटल ए। थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर को मेजर कर दिया केल्विन में, और सिंबल दे दिया कैपिटल के, ये स्मॉल है दोस्तों। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला यूनिट है, और सिंबल आ जाएगा सी डी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा मोल, और सिंबल दे दिया MOL, ये आ जाएगा। तो ऐसा इन्हें देखो यूनिट भी बता दी, सारी की सारी जो भी हमारी फंडामेंटल यूनिट थी, और ये उनके सिंबल दे दिए। उसके बाद आती है दो सप्लीमेंट्री, और देख लो एक बार आप, सेकंड आती है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट मैंने आपको बताया भी था, उसमें एक तो होता है प्लेन एंगल, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लेन एंगल, इसको थीटा से बताते हैं, और थीटा किसके इक्वल होता है, आर्क बाई रेडियस, ये बताया था। और वैसे मैं बताऊँ आपको, देखो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ तो कट गया, इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस। लेकिन ये यूनिटलेस नहीं है। डायमेंशनलेस का मतलब ये नहीं है कि ये यूनिटलेस है, इसकी यूनिट है जो किसने बताई है, एसआई ने। क्या यूनिट है इसकी, रेडियन। क्या यूनिट है दोस्तों, रेडियन, और सिंबल है इसका RAD, रेडियन, ये इसका सिंबल है दोस्तों। और मैं बता चुका हूँ प्लेन एंगल का जो रिलेशन था, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है, सॉरी 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री मैंने आपको बताया था, ये अगर मुझे डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और मुझे अगर 1 रेडियन को डिग्री में बदलना पड़ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ये दोस्तों ये कॉमन कन्वर्जन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड आती है स्टेरेडियन, इसी की स्टेरेडियन, ये मान लो फर्स्ट है तो ये इसकी सेकंड आ जाएगी। सप्लीमेंट्री, हम सप्लीमेंट्री यूनिट की बात कर रहे हैं दोस्तों। एक आएगी स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल था ना, सॉलिड एंगल के लिए इसको बताते हैं इससे, तो इसकी ऐसा यूनिट बनेगी स्टेरेडियन।
स्टेरेडियन, इसको बोलते हैं एस। इसका सिंबल क्या होता है दोस्तों? स्टेरेडियन का सिंबल क्या होगा इसमें? एस आर, एस आर बोल देते हैं इसको, एस आर, स्टेरेडियन एस आर, यह आ जाएगा। और आपको पता है सॉलिड एंगल के बारे में तो मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये थी मेरी फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री यूनिट एसआई सिस्टम के, एसआई यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अब एक बात बताओ आप छोटी सी, अपनी स्क्रीन को पॉज करके इनको अच्छे से नोट कर लीजिए पहले आप। अब बात आती है डिराइव्ड यूनिट। एक दो में डिराइव्ड यूनिट आपको निकालना सिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको भी फील आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ, अब है थर्ड डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट मैं सबसे मेन बात करता हूँ। अब आपको पता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल की हेल्प से बताई गई, और डिराइव्ड यूनिट भी फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से ही डिफाइन की जाएंगी। कैसे? अगर मैं बात करता हूँ स्पीड, स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अगर मुझे इसकी यूनिट लिखनी पड़ जाए तो बताओ, डिस्टेंस क्या आ गई? लेंथ, और लेंथ कौन है? फंडामेंटल, तो उसकी यूनिट क्या थी? मीटर। डिवाइड बाय टाइम की क्या यूनिट थी? सेकंड। तो इसको कैसे लिखोगे आप लिखोगे मीटर पर सेकंड। ये सिंबल मैंने दे दिया साथ के साथ। अरे बोलो दोस्तों, अगर मैं लिखता हूँ डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या आ जाएगी? केजी। और वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। ये सिंबल आ जाएंगे इनके साथ के साथ। अरे बोलो दोस्तों, कर लोगे ना भाई? बोलो प्यारे बच्चों, ठीक है। और एक्सीलरेशन की अगर बताऊं तो मैं, एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, यानी कि नीचे टाइम का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो ये सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड। ये कौन सी यूनिट आ गई? सर ये तो डिराइव्ड यूनिट आ गई। क्या मेरी बात आपको क्लियर है दोस्तों? अब मैं थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसको हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। एसआई जो हमारा सिस्टम था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसकी कुछ एडवांटेजेस हैं कि क्या खूबसूरती है एसआई सिस्टम की, क्या खास बात है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एसआई सिस्टम इज़ ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। सर कोहेरेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोहेरेंट का मतलब होता है ऑल द यूनिट, जितनी भी यूनिट होंगी ना, मतलब डिराइव्ड यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल द यूनिट कैन बी डिराइव्ड बोल दो या एक्सप्लेन बोल दो, किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ बेसिक यूनिट, यानी कि फंडामेंटल यूनिट। इसका मतलब यह आ गया दोस्तों, ऑल द यूनिट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑल द यूनिट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से? बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट मीन्स फंडामेंटल यूनिट, और ऑल द यूनिट मीन्स डिराइव्ड यूनिट। किसकी हेल्प से निकालेंगे? बेसिक। अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो आप इसमें स्पीड के लिए क्या बताया था? डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि मीटर पर सेकंड। मीटर भी बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट है। तो मीटर पर सेकंड इज स्पीड, दैट इज इक्वल टू डिराइव्ड यूनिट। तो जितनी भी अदर यूनिट होंगी बेसिक से अलग, वो सारी की सारी डिराइव्ड की जाएंगी बेसिक यूनिट की हेल्प से। ओके,
रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब SI सिस्टम इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इट मीन्स ओनली वन यूनिट फॉर वन फिजिकल क्वांटिटी। ये नहीं है कि एक फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब वो क्वांटिटी तो एक है, उसकी अलग अलग फॉर्म हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं है कि उसकी अलग अलग फॉर्म के लिए आप उसकी वैल्यू यूनिट अलग अलग बताओगे। ओनली वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी, ओनली वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी। इसका एक आपको चमकदार एग्जाम्पल बताऊं, बढ़िया सा। अब आपको पता है एनर्जी की कितनी सारी फॉर्म होती हैं, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म होती हैं। अब SI सिस्टम में एनर्जी को किस में मेजर करते हो आप? जूल में। लेकिन जब तक SI सिस्टम नहीं था तब हीट एनर्जी को तो कैलोरी में मापते, अभी भी मापते हैं, हीट एनर्जी को तो कैलोरी में मापते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट आवर में, बोलो वाट आवर या किलो, हाँ वाट आवर में, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं वाट आवर में, हीट को मापते हैं कैलोरी में, और जो मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक पोटेंशियल उसको मेजर करते हैं जूल में। तो जैसे जैसे समय पास होता चला गया तो SI ने क्या बोला कि फॉर्म भले ही अलग हो लेकिन उनकी जो SI यूनिट है जूल, वो जूल ही होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, उस कैलोरी का भी जूल से रिलेशन बता दिया, उस किलो वाट आवर का भी जूल से रिलेशन बता दिया। वो हमें पता होना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा था आपसे रैशनल सिस्टम के लिए। रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब होता है वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है मोर देन 2 और 3, मोर देन वन फॉर्म, तो SI ने बोल दिया कि उसकी यूनिट एक ही होनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी फॉर्म अलग अलग है तो उसकी यूनिट भी अलग अलग पहले होती थी, लेकिन SI ने उनको सभी को कन्फाइंड कर दिया, बांध के रख दिया। ओके, उसके बाद आती है मीट्रिक। मीट्रिक मीन्स, अब आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वेरी ओवर ए वेरी वाइड रेंज। फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेरी करता है वाइड रेंज तक। तो अब वो इतनी बड़ी रेंज हो जाएगी तो उनको लिखने के लिए मुझे 10 की पावर, 10 के मल्टीपल और 10 के सब मल्टीपल, बहुत छोटी होती है या बहुत बड़ी हो जाएंगी, तो उसके लिए मुझे उन वैल्यूज़ को, मैग्नीट्यूड को 10 की पावर में लिखना पड़ेगा मुझे। मीट्रिक का मतलब होता है क्या, इन फॉर्म ऑफ द पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, ठीक है, मल्टीपल और सब मल्टीपल ऑफ पावर्स ऑफ 10। ओके दोस्तों, उसके बाद ये आपको पता है इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। और उसके बाद सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो SI सिस्टम है उसमें जो बेस यूनिट है ना, बेस यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट है वो इनवेरिएंट हैं। आपको पता है वो तो वेरी करेंगी नहीं, और वो तो एक दूसरे पे भी इंडिपेंडेंट होती हैं, और वो इजीली क्या होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। तो ये कुछ खूबसूरती थी SI यूनिट के लिए। क्लियर है? क्लियर समझूँ मैं आपको ये? ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे। अब देखो SI ने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा मैंने और एलेबोरेट कर दिया मीट्रिक को। अब जो SI ने अपनी कुछ पेरिफिक्सेस बना रखी है इन द पावर ऑफ 10, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ 10, पावर ऑफ 10 ये आ जाएगा। अब देखो 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 6, 9, 12, 15, 18, ऐसे ही -1, -2, 3, -6, -9, -12, -15, -18। तो बताओ -18 क्या बोलेंगे, एक्सा, -15 को बोलेंगे पेटा, सॉरी 18 को बोलेंगे एक्सा, 10 पावर 15 को बोलेंगे पेटा, 12 को बोलेंगे टेरा, 9 को बोलेंगे गीगा, 6 को बोलेंगे मेगा, 10 पावर 3 को बोलते हैं किलो, हेक्टो, डेका, और ये साथ में इनके सिंबल भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है। और देखो 10 पावर -1 डेसी, स्मॉल डी, 10 पावर -2 सेंटीमीटर, सी, 10 पावर -3 मिली, स्मॉल एम, 10 पावर -6 माइक्रो, म्यू, 10 पावर -9 नैनो, स्मॉल एन, 10 पावर -12 पिको, स्मॉल पी, 10 पावर -15 फेम्टो, स्मॉल एफ,
10⁻18 एटो स्मॉल ए, ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही पेरिफिक्स थी, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10, ये आ जाएंगे। ओके, उसके बाद अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट आती है डिस्टेंस की। सबसे पहले आती है एयू। एयू मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है सर, ये क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सन। अर्थ के सेंटर से लेके सन के सेंटर के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं दोस्तों? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दैट इज इक्वल टू 1 AU इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, इसके इक्वल होता है। उसके बाद आती है लाइट ईयर, इसको बोलते हैं लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जो डिस्टेंस कवर करती है उस लेंथ को बोलते हैं 1 लाइट ईयर। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? व्हेन LY होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये इससे बड़ी होती है। और सबसे बड़ी आती है पारसेक। पारसेक का मतलब होता है पैरालैक्टिक सेकंड। ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ इलेबोरेट करके अच्छे से। पैरालैक्टिक सेकंड किसके बराबर होती है? ये भी एक प्रैक्टिकल यूनिट होती है लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। इसको बोलते हैं पैरालैक्टिक सेकंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? पैरालैक्टिक सेकंड। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं पारसेक। पैरालैक्टिक सेकंड इसको हम बोलते हैं। सर ये क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी वैल्यू सुन लो पहले तो। 1 पारसेक किसके इक्वल होता है? इसकी वैल्यू होती है लगभग 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये लाइट ईयर से भी ज़्यादा होती है। सर ये होती क्या है? तो इसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लो मेरे पास एक आर्क है जिसकी लेंथ है 1 AU। इफ़ आर्क लेंथ ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क किसके इक्वल है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इस आर्क ने इस सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है वो है 1 सेकंड का। 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ का आर्क सेंटर पे जब 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करेगा ना, तो ये जो लेंथ होगी, रेडियस जो होगी, वो मेरी 1 पारसेक कहलाएगी। सोच के देखो आप एक बात है, 1 सेकंड कितना बड़ा एंगल होता है। आपको पता है ना, 1 डिग्री के मैंने 1 डिग्री के मैंने 60 पार्ट कर दिए तो वो 1 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट के मैंने क्या कर दिए? मैं ये कहना चाहता हूँ 1 डिग्री के कितने भाग कर दिए मैंने? 1/36 जो पार्ट होगा वो 1 सेकंड के बराबर होगा। 1 डिग्री के 1/3600 जो पार्ट अगर करूँगा तो वो 1 सेकंड के बराबर होगा। ठीक है ना दोस्तों? तो मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो 1 सेकंड है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिखूँगा 1 डिग्री बाय 3600। और आपको पता है एंगल की जो SI यूनिट होती है वो तो रेडियन होती है। तो डिग्री को अगर मैं रेडियन में बदलूँगा तो इसको लिखूँगा 1/3600 इंटू, इसको क्या लिखूँ? π/180 रेडियन। ये तो मेरा एंगल आ जाएगा। और मेरी आर्क लेंथ कितनी है? 1 AU, जिसकी वैल्यू मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो आर्क रूल से थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता है? L/R। तो मुझे ये R निकालनी है, तो R किसके इक्वल आ जाएगा?
आर किसके इक्वल आ जाएगा, L/थीटा। दोस्तों इस 1 AU को इतने फैक्टर से डिवाइड करूँगा तो मेरी ये वैल्यू आएगी, इसको बोलते हैं। और इनके अब बताओ सबसे ज़्यादा कौन है सर, पार्सेक, फिर उसके बाद कौन है लाइट ईयर, फिर उसके बाद कौन है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इनमें रिलेशन क्या होता है आपस में, अगर मैं आप इनके बीच में रिलेशन बताऊं तो ध्यान से सुनना दोस्तों। 1 लाइट ईयर इक्वल टू होती है 6.3 इंटू 10⁴ AU, और 1 पार्सेक किसके इक्वल होता है, 1 पार्सेक 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो ये इनके बीच में कॉमन रिलेशन होता है दोस्तों। सबसे बड़ी कौन, कई बार ये पूछा जाता है पार्सेक ग्रेटर देन लाइट ईयर ग्रेटर देन AU, ये आ जाएगा। ये रिलेशन आपको याद करना है दोस्तों, ठीक है भाई। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। यूनिट के बारे में मैंने पूरा बता दिया है दोस्तों आपको। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके जो भी रिलेटिव हैं जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं या जो कोई भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिक, तो दोस्तों वहाँ तक आप इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी तो एक बहुत ही अच्छी तैयारी के रूप में आप लोगों के सामने आना चाहता हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, आई रियली नीड योर हेल्प, ओके। और इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपना ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स का, अपना खुद का, और जो भी आपसे जुड़ा हुआ है हर किसी का ध्यान रखना। और अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि सारा खेल ही ट्रस्ट का है दोस्तों। विश्वास है तो हम बंधे हुए हैं एक दूसरे से। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा आप इस चैनल को प्यार करोगे ना, हम सब के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और जो नीडी बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है रियलिटी में, वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ, ये मेरा सौभाग्य होगा। तो अपना साथ ऐसे ही बना के रखना। थैंक यू सो मच दोस्तों।